हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये जो चैप्टर है काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफ़ी इजी चैप्टर भी है। चलो हम लोग देखते हैं इसमें आखिर हम लोग को पढ़ना क्या है, ठीक है। लेकिन चैप्टर पढ़ने से पहले एक हम लोग शुभ काम कर लेते हैं, और वो शुभ काम ये है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको और जितने भी सोशल साइंस के चैप्टर के वीडियो हैं वो सारे कुछ यहाँ पे मिलने वाले हैं। चलो, तो हमको पढ़ना है क्या, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। ये जो चैप्टर है देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे कि यहाँ पे हमने 4 पॉइंट मेंशन किया है, और यही मेनली 4 पॉइंट्स है आपके इस चैप्टर में। पहला है थ्री सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, फिर आपका कंपेरिजन ऑफ 3 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी नहीं, यहाँ पे पूरे इकोनॉमी का बात करेंगे, ठीक है। फिर डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर का बात करेंगे, और फिर उसके बाद लास्ट में हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी एक्टिविटीज़, ठीक है। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। ये जो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली हमको पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है, अगर आप बात करोगे तो इसमें हम लोग क्लासीफाई करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर 3 बेसिस पे। पहला है आपका ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ जॉब के नेचर के बेसिस पे हम लोग 3 टाइप की इकोनॉमी देखते हैं। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशन, काम करने के जो वहाँ पे शर्तें हैं, नियम हैं, या फिर वहाँ पे जो कंडीशन है वर्किंग कंडीशन, उसके आधार पर हम लोग 2 सेक्टर देखते हैं, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज। एंड तीसरा है आपका ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप के आधार पे आपके 2 टाइप के होते हैं, एक को हम बोलते हैं प्राइवेट एंड दूसरे को बोलते हैं हम लोग पब्लिक सेक्टर, ठीक है। तो इसका हम लोग जो ये है आपका ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, इसको हम लोग लास्ट में देखेंगे। लेकिन अभी जो हमको देखना है वो ये 3 के बारे में देखना है, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ जॉब्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसके आधार पर आपको 3 टाइप के एक्टिविटीज़ हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो था हमारा वही था कि द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। तो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में हम लोग क्या देखते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर में है क्या। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का, इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्या और इसके कौन कौन से सेक्टर्स हैं, ठीक है। चलो देखते हैं हम लोग। तो इन इकोनॉमिक एक्टिविटी बात करेंगे कि वैसा एक्टिविटी जो कि कुछ ग्रांट करता है, कुछ जनरेट करता है, कुछ इनकम देने की गारंटी रखता है, उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे बात करो कि कोई ऐसा काम जो कि आपको इकोनॉमिकल सपोर्ट, इकोनॉमिकल वेल्थ देने की शक्ति रखता है, उस टाइप के वर्क्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने डिफिनेशन लिखा है, दो एक्टिविटी विच जनरेट्स सम इनकम्स आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब वो सारे एक्टिविटी जो कि कुछ इनकम जनरेट करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। अब देखो इसमें एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो इसमें एग्जाम्पल हो सकता है आपका एग्रीकल्चर, शॉप हो सकता है, ठीक है। कुछ काम हो सकता है जैसे कारपेंटर वगैरह काम करते हैं, गोल्ड स्मिथ, ये सब जो वॉशरमैन सब काम करते हैं, वो सारे जो हैं वो क्या करते हैं, अपने इनकम जनरेट करने के लिए करते हैं, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। अगर आप कोई काम कर रहे हो और उससे कोई भी पैसा जनरेट नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बोलेंगे। जैसे आप बात करो कि आप कहीं टूर पे जा रहे हो और टूर पे जाने के बाद सिर्फ घूम कर आ गए वहाँ से आपको कोई पैसा नहीं मिला, तो इसका मतलब वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। लेकिन वही टूर पे आप जाते हो एज ए गाइड और वहाँ पे जाके कुछ लोगों को गाइड करते हो, कुछ पैसे कमाते हो, तो उस टाइम में उस वर्क को हम लोग क्या बोल देंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि एक कंप्यूटर इंजीनियर जो है और सॉफ्टवेयर बनाता है, और सॉफ्टवेयर बनाने के बाद वो पैसे कमाता है, ठीक है। तो ये एक टाइप का क्या है, आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब एक सेक्टर ऑफ बात करेंगे कि जो डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है, या फिर आप बोल सकते हैं कि द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, वो 3 चीज़ होते हैं, ठीक है। तीन इकोनॉमी होता है, और 3 इकोनॉमी में अगर बात करें हम लोग, चलो देखो क्या है आपके जो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर था, नेचर ऑफ जॉब, उसके आधार पे 3 टाइप के इकोनॉमी होते थे, सेक्टर्स होते हैं। देखो पहला जो सेक्टर है उसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर एंड तीसरा टर्शियरी सेक्टर, ठीक है। ये तीनों सेक्टर में एक्चुअली है क्या, तो प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है कि प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर है जिसमें फार्मिंग रिलेटेड
वर्क्स होते हैं, ठीक है। जितना भी फार्म से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर। या ऐसे बोल सकते हो आप कि वैसा सेक्टर जिसमें नेचर से डायरेक्ट हमको नेचुरल प्रोडक्ट मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। अब एग्जांपल ले सकते हो, जितने भी एग्रीकल्चर वाले एक्टिविटी है वो प्राइमरी सेक्टर है। आप फार्मिंग ले सकते हो, उसमें आप एनिमल हस्बेंड्री ले सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो सेरिकल्चर ले सकते हो जिसमें सिल्क का प्रोडक्शन होता है। बहुत सारे जो फार्म से रिलेटेड हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फार्मिंग रिलेटेड या फिर हम लोग एग्रीकल्चर रिलेटेड, या इसको प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। ये जो आपका प्राइमरी सेक्टर है, ठीक है, जिसमें क्या होता है एग्रीकल्चर रिलेटेड काम होते हैं, इसीलिए इसको एग्रीकल्चर रिलेटेड फार्मिंग सेक्टर भी बोला जाता है। दूसरा है आपका सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है कि ये जो सेक्टर है वो क्या करता है कि जो प्राइमरी सेक्टर से मिलने वाले प्रोडक्ट हैं उसको और प्रोसेस्ड करके इसको और दूसरे टाइप का प्रोडक्ट बनाता है। चलो देखो, जैसे हमने बात किया कि किसान जो है गेहूं उगाया खेत में, वो आपका प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि गेहूं उसका प्रोडक्ट हुआ और वो एक नेचुरल प्रोडक्ट है तो वो प्राइमरी सेक्टर में आ गया। लेकिन अगर बात करेंगे वही गेहूं को पहले आटा बनाया गया, फिर आटा बनाने के बाद उसको फिर से बिस्किट बनाया गया, और बिस्किट जो है आपका फाइनल प्रोडक्ट हुआ, मतलब गेहूं से ही क्या हो गया कि बिस्किट बनाया गया, ठीक है। अब गेहूं में सिर्फ अगर बात करेंगे, गेहूं जो था वो आपका प्राइमरी प्रोडक्ट था, यानी प्राइमरी सेक्टर प्रोडक्ट था। लेकिन सेकेंडरी में जाने के बाद क्या, उसको बिस्किट में कन्वर्ट कर दिया, मतलब बिस्किट बनाने का काम जो किया वो एक फैक्ट्री ने किया, और इस टाइप के हम लोग एक्टिविटीज़ को या इस टाइप के जो काम होते हैं उसको हम लोग सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं, या इसको हम लोग बोल सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड सेक्टर्स भी बोल सकते हैं। इसमें मेनली क्या होता है, तो मैन्युफैक्चरिंग होता है, मतलब किसी सामान को बनाया जाता है, प्रोडक्ट को बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है। अगर बात करो यहाँ पे नेचर से मिलता है, लेकिन जो नेचुरल प्रोडक्ट है उसी को फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रोसेस कर देते हैं, या फिर उसको कोई एक प्रोडक्ट में बना देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेकेंडरी सेक्टर, जो सेक्टर ये काम करता है। अब देखो एक और एग्जाम्पल ले लो, अगर किसान कोई कपास उगाता है, उस कपास से धागा बनाया जाता है और धागा से फिर कपड़ा बनाया जाता है, ठीक है। तो जो कपड़ा हुआ आपका वो फाइनल प्रोडक्ट हुआ। और यहाँ पे अगर बात करें कि जो कपास था वो प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा, प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट, लेकिन जो सेकेंडरी सेक्टर का प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, कपड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें जितने भी काम करने वाले वर्कर्स होंगे, फैक्ट्रीज होंगे या फिर इंडस्ट्रीज होंगे, वो सब किस में आएंगे, सेकेंडरी सेक्टर में, ठीक है। और तीसरा आपका टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर में क्या होता है कि ये जो सेक्टर है इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं बनता है, ठीक है, इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं बनता है, और ये जो सेक्टर है वो ये दोनों सेक्टर को, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट देता है, ठीक है। सपोर्ट कैसे देता है, और इसमें कौन कौन से आएंगे, तो एक बात और सुन लो कि जो टर्शियरी सेक्टर है इसको हम लोग सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्विस सेक्टर, ठीक है, सर्विस सेक्टर, ठीक है। अब ये सर्विस सेक्टर क्यों बोलते हैं इसको, तो इसका काम होता है सर्विस देना, ठीक है। इस टर्शियरी सेक्टर का काम होता है सिर्फ और सिर्फ सर्विस देना, यहाँ पे कोई ये प्रोडक्ट नहीं बनाता है। जैसे आप एग्जांपल लो कि कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं जो कि काम करते हैं अपने इनकम जनरेट करने के लिए, लेकिन वो जो है कोई प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं या कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं करते हैं। जैसे हम बात करें टीचर, लॉयर, या फिर आप बोल सकते हो कि जो बैंकर्स हैं, जो बैंक में काम करते हैं, या फिर जो गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर्स हैं, ये सब क्या हैं, अगर बात करें तो ये जो है ना तो प्राइमरी सेक्टर में ना सेकेंडरी सेक्टर में, तो इसको हम बोलेंगे क्या, तो ये होंगे टर्शियरी सेक्टर में होंगे। और टर्शियरी सेक्टर में कौन कौन होते हैं, ठीक है। तो टर्शियरी सेक्टर का अगर बात करें हम, तो टर्शियरी सेक्टर में आपका बैंक हो जाएगा, रेलवेज हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, मार्केट हो जाएंगे, और बिजनेसमैन हो जाएंगे। ये सब लोग होंगे जो कि कुछ काम तो करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि वो जो है कोई प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, वो क्या करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। जैसे देखो अब प्राइमरी सेक्टर में जो भी काम हुआ, उससे जो भी प्रोडक्ट मिला, उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए या फिर प्रोडक्ट में और फर्दर प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए कुछ जरूर सेकेंडरी सेक्टर कर रहा है, ठीक है। अब सेकेंडरी सेक्टर में जो भी चीज़ें बन गई, जैसे मान लें कि जो गेहूँ से यहाँ पे बिस्किट बन गया था, अब बिस्किट को बेचने के लिए हमें एक मार्केट चाहिए, मार्केट के लिए फिर प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, और फिर क्या चाहिए कि आपको एक आप बोल सकते हो कि जो सेल्समैन चाहिए जो कि उसको बेच सके। तो ये जो चीज़ें हैं, सेल्समैन जो हुआ वो प्रोडक्ट बेच रहा है, ठीक है, मतलब वो सर्विस दे रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि जो टर्शियरी सेक्टर है ये जो है ये दोनों सेक्टर को क्या करता है, सपोर्ट देता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर को भी सपोर्ट देता है, ठीक है। अब सुनो कि इसको एक और क्या बोलते थे हम लोग, सर्विस सेक्टर।
तो इसमें आपका बैंकिंग, रेलवे, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे जो होंगे वो आ जाएंगे टर्शियरी सेक्टर में। चलो नेक्स्ट हमको जो देखना है वो देखना है द कंपेरिजन ऑफ 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी थ्रू द प्रोडक्टिविटी। अब ये हमको कंपेरिजन देखना है। चलो तो इसमें हम कैसे कंपेयर करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर बात करें कि यहाँ पे जो है वो बहुत सारे इकोनॉमिकल एक्टिविटी हमारे आसपास देखने को मिलते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो कि बहुत सारे इकोनॉमिकल एक्टिविटी आप देख सकते हो अपने आसपास में। जैसे आप देखोगे कुछ लेबर्स हैं जो कि काम करते हैं, कुछ आप देख लो। तो हमें यहाँ पे कंपैरिजन करना है 3 सेक्टर्स को। तो सबसे पहले बात करो कि यहाँ पे देख लो कि जो 3 सेक्टर्स हैं इसमें बहुत सारे लोग जो है इन्वॉल्व हैं, लेकिन जो हमारे कंट्री में जो प्राइमरी सेक्टर है इसमें लगभग आप बात कर सकते हो कि यहाँ पे लगभग 50% पॉपुलेशन जो है इसका वो इसी में है इन्वॉल्व, किसमें, प्राइमरी सेक्टर में। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर में 50% लोग हैं और बाकी जो है टर्शियरी एंड सेकेंडरी सेक्टर में बोल सकते हो वो 50% लोग हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे अगर जो इंडियन इकोनॉमी का बात करें तो जो इंडिया का स्टार्टिंग में था, मतलब आप बात कर सकते हो कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, आज़ाद हुआ था, तो उस टाइम क्या था कि उस टाइम ये था कि वहाँ पे इतने फैक्ट्रीज नहीं थे, इतने हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या फिर टेक्निकली हम लोग एडवांस नहीं हुए थे। तो वहाँ पे जो मोस्टली जो बात कर सकते हो कि जो ज़्यादा प्रोडक्शन होता था वो कहाँ होता था, वो प्राइमरी सेक्टर में होता था। लेकिन अब जो है हमारा टर्शियरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर वो प्राइमरी सेक्टर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया और ज़्यादा बोल सकते हो कि हमारी इकोनॉमी सपोर्ट करता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि यहाँ पे कि कैसे देखेंगे कि जो ये 3 सेक्टर्स हैं, ये जो 3 सेक्टर्स हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, इसमें कौन सा जो आप बोल सकते हो कि सेक्टर जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसको हम लोग कैसे देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि हमारे आसपास हज़ारों काम इकोनॉमिक एक्टिविटी होते रहते हैं और उसको हम लोग देखते हैं कि वो अलग अलग सेक्टर्स है। आप अपने आसपास देखो और वहाँ पे बहुत सारे आपको लोग मिल जाएंगे जो कि कुछ ना कुछ काम करते होंगे और कुछ काम करते होंगे, वो उनका आप सेक्टर डिसाइड करने की कोशिश करो कि वो किस सेक्टर में काम करते हैं। तो कुछ आपके आसपास किसान होंगे तो वो आपके प्राइमरी सेक्टर में आ जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो कि फैक्ट्रीज वगैरह में काम करते होंगे जो जिसमें कुछ प्रोडक्ट बनता होगा वो सेकेंडरी में आ जाएंगे, कुछ ऐसे भी होंगे टीचर, लॉयर, डॉक्टर, बैंकर, ये सब जो भी है वो किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते होंगे और ये जो दोनों सेक्टर को सपोर्ट करते होंगे, सॉरी जो सेकेंडरी सेक्टर एंड प्राइमरी सेक्टर को सपोर्ट करने वाले लोग होंगे वो टर्शियरी सेक्टर में होंगे। तो यहाँ पे हम लोग को बात करना है कि एक्चुअली में कौन ज़्यादा पैसा कमा के दिया, कौन सा सेक्टर, तो इसको हम लोग कैसे देखेंगे। ठीक है, तो अब कोई बोलेगा, अगर स्टार्टिंग में हम बात करें तो कोई बोलेगा कि चलो भाई इंडिया में जितना आलू हुआ उसको काउंट करो और बता दो कि इतना आलू हुआ प्राइमरी सेक्टर में। दूसरी बात अगर हम बात करें सेकेंडरी सेक्टर में क्या, तो सेकेंडरी सेक्टर में मान लो साबुन बनाया जा रहा है तो वहाँ पर बोलोगे इतना साबुन बनाया गया तो ये उसका प्रोडक्ट हो गया। लेकिन टर्शियरी सेक्टर में क्या है कि वहाँ पे तो कोई प्रोडक्ट बनता नहीं है। तो फाइनली हम लोग करते क्या हैं कि इसको हम लोग कंपेयर कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो भी प्रोडक्ट बनता है और उसका जो वैल्यू होता है रुपीज़ में, ठीक है, रुपीज़ में उसके वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेट करने के बाद हम लोग कंपेयर कर रहे हैं कि जो 3 सेक्टर्स है उसने कितना कितना कंट्रीब्यूट किया हमारे देश के इकोनॉमी में। चलो देखो यहाँ पे तो हम लोग बात करेंगे कि जो भी हमारा गुड होगा, जो भी हमारा प्रोडक्ट होगा उसमें सिर्फ हम लोग फाइनल गुड्स और सर्विस को ही काउंट करते हैं। ठीक है, मतलब जैसे बात कर रहे हैं कि जो इकोनॉमी का बात हो रहा है कि अगर बात करें हम लोग कि ये बोल सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर का कितना जीडीपी बोल सकते हैं कितना इकोनॉमी में सपोर्ट दिया है, कितना उसका वैल्यू हुआ, तो उसमें अगर हम लोग देखें तो ध्यान दे सकते हो यहाँ पे आप क्या है कि हम लोग सिर्फ फाइनल गुड को ही लेते हैं। किसको? फाइनल गुड। और फाइनल गुड को क्या है, इसका मतलब क्या है फाइनल गुड से, तो सबसे पहले समझो। ठीक है, मान लेते हैं कि एक किसान है, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है आपका, हमने कोई घर से नहीं लिया है। तो आपको देखना है कि यहाँ पे कि हमने क्या किया कि एक एग्जाम्पल लिया है और एग्जाम्पल क्या है, देखो सबसे पहले एक किसान है जो कि अपने गेहूँ को एक फ्लोर मिल के पास, फ्लोर मिल मतलब आटा बनाने वाले मिल के पास बेचता है 8 रुपये पर केजी में। ठीक है, फिर क्या करता है कि वो जो मिल वाला है उसको आटा बनाता है और आटा बनाने के बाद उसको 10 रुपये केजी में बेचता है। ठीक है, फिर उसके बाद वो जो आटा है वो एक कंपनी को देता है और वो कंपनी जो है कुछ
फ्लोर, कुछ और मटेरियल जैसे शुगर, ऑयल, ये सब मिलाता है और उससे क्या बनाता है, बिस्किट्स के पैकेट्स बना देते हैं, ठीक है। और उसको क्या होता है कि वो जो बिस्किट है वो 60 रुपये में बेचता है, ठीक है। मतलब बोल सकते हैं कि 60 रुपये में बेचता है, और ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो ऐप फिर एज पर पैकेट वो 15 रुपये में बेचता है। इसका मतलब हम बात करें कि जो 8 रुपये का गेहूँ था वो 10 रुपये का आटा बना, और 10 रुपये का आटा से जो बिस्किट बना वो कैसे 60 रुपये में बिका, ठीक है। 60 रुपये में बेचा गया उसको। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है हम लोग ये सारे को नहीं जोड़ लेंगे, ठीक है। जो बना ये सबको हम लोग नहीं जोड़ लेंगे, हमारा जो फाइनल गुड्स होगा उसी का हम लोग प्राइस को जोड़ते हैं, ठीक है। तो मतलब जो अगर बात करेंगे हम लोग की इकोनॉमी का, तो ये जो है वो कितना सपोर्ट किया, तो इतना रुपया सपोर्ट किया, क्योंकि ये आपका फाइनल गुड है। ये जो 60 रुपये बिस्किट हुआ, इसका मतलब है कि इसमें गेहूं का भी प्राइस इंक्लूड है, गेहूं से आटा बनाने का भी प्राइस इंक्लूड है, ऑयल, शुगर, जितने भी चीज़ें हैं वो सारा का प्राइस में इंक्लूड है, ठीक है। इसीलिए जो हमारे बिस्किट्स हुए वो फाइनल प्रोडक्ट हुए, और ये जो फाइनल प्रोडक्ट का जितना भी कॉस्ट आएगा, या फिर आप बोल सकते हो कि जितना भी इनकम होगा, वो हमारा बोल सकते हैं कि वो हमारा क्या हुआ, वो हमारा इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट किया। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन होता है हमारे देश में, ठीक है, देश के अंदर, उसको हम लोग जीडीपी बोलते हैं। अब जीडीपी क्या है समझो, ये जीडीपी बहुत ही बोल सकते हो इम्पॉर्टेंट टर्म है, आपको पूछा भी जाता है। तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, और आप मेनली ये समझ लो कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं हमारे कंट्री में, उसका जो टोटल वैल्यू होता है रुपीज़ में, और वो रुपीज़ ही आपका जीडीपी कहलाता है। मतलब अगर बात करें कि यहाँ पे जितने भी चीज़ें बनते हैं, अब कितने लोग समझ लेते हैं कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, इसका मतलब कि जितना भी प्रोडक्ट बना, तो जैसे हम लोग बात करें कि प्रोडक्ट बहुत सारे बनते हैं इंडिया में, और वैसे बनते हैं तो उसको हम लोग काउंट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जैसे देखो कि कोई फैक्ट्री है जो 1 लाख प्रोडक्ट पर डे बनाता है, ठीक है, तो साल भर में कितना बनाया, और बहुत सारे फैक्ट्री हैं और नंबर इधर उधर हो सकता है, तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ उसके रुपीज़ में वैल्यू देख लेते हैं, और वही उसका बोल सकते हैं कि वो जो वैल्यू है उसी को हम लोग फाइनल रिजल्ट समझ लेते हैं। चलो देखो, तो यहाँ पे हम बोला है क्या, द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन all 3 sectors during a particular year provide the total production of the sector of the year called gross domestic production। तो बोलता है क्या कि जो यहाँ पे एक ईयर में, एक पर्टिकुलर 3 सेक्टर में, जितने भी पर्टिकुलर ईयर में जो भी टोटल प्रोडक्शन हुआ है, उस प्रोडक्शन का जो वैल्यू है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ठीक है। अगर हम लोग बात करें इसके जीडीपी के बारे में, तो यहाँ पे अगर बात करें कि जितना बड़ा कंट्री होगा उतना बड़ा उसका इकोनॉमी होगा, या पे बोल सकते हैं कि मोर द जीडीपी मोर बिगर द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। अगर हम बात करें कि जो जीडीपी जिसका जितना ज़्यादा होता है, मतलब जितना ज़्यादा उसमें प्रोडक्ट होगा, उसका इकोनॉमी उतना ही ज़्यादा होगा। अगर हम बात करें कि इंडिया का जो जीडीपी है वो भी काफ़ी बड़ा है, लेकिन जो चाइना है उससे छोटा है। सबसे बड़ा जो जीडीपी है वो चाइना का है, जो कि बहुत सारे प्रोडक्ट बनाता है। अब हम लोग थोड़ा देख लेंगे कि ये जो सेक्टर्स हैं, इसमें कुछ हिस्टोरिकल चेंज के ऊपर क्या असर पड़ता है, ठीक है। जो हिस्ट्री में चेंजेज हुए हैं वो इकोनॉमी को कितना इफेक्ट करता है, कितना प्रभावित करता है, ये चीज़ हमको देखने वाला है। तो सबसे पहले कि जब इनिशियल स्टेज में था डेवलपमेंट हमारा कंट्री, और बोल सकते हो कि जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था, तो वहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर था वो प्राइमरी सेक्टर था, ठीक है। हमने इसका बात किया, प्राइमरी सेक्टर क्यों था, क्योंकि उस टाइम तक इतने फैक्ट्री नहीं थे, वहाँ पे सब जो लोग थे वो मेनली एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व थे, इसलिए वहाँ पे प्राइमरी सेक्टर जो था वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर था। और ये जो किसी भी अंडर डेवलपिंग कंट्री के स्टार्टिंग दिनों का अगर बात करें, तो वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्टर प्राइमरी सेक्टर ही होगा। लेकिन फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे कुछ इनोवेशन होने लगे, ठीक है, इनोवेशन जैसे कि फार्मिंग मेथड्स आने लगे, नए नए एग्रीकल्चर बोल सकते टूल्स आने लगे, कुछ इक्विपमेंट आने लगे, जैसे कि फार्मिंग करने के लिए ट्रैक्टर आने लगा, थ्रेसर आने लगा। पहले सब हाथ से हुआ करता, लोग मजदूरी लगा करते थे, ठीक है। लेकिन अब जो ऐसा होने लगा, तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे पॉपुलेशन भी बढ़ रहा था और मोर एंड मोर फार्मिंग प्रोडक्ट चाहिए था। तो उसके लिए क्या हुआ कि एग्रीकल्चर में बहुत सारे चीज़ें जो हैं वो चेंज हुई। क्या हुआ, तो नए फार्मिंग मेथड लाए गए यहाँ पे,
एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो अब ज़्यादा फूड देने लगा पहले की कंपैरिजन में, और लोग जो थे वहाँ पे क्या हुआ कि आप ध्यान दोगे इंडिया के स्टार्टिंग दिन में तो फार्मिंग को के बाद जब थोड़ा कुछ दिन बीत गए उसके बाद अगर आप देखोगे तो वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा था, मतलब यहाँ पे इंडस्ट्री का सेटअप हमारे इंडिया में भी होने लगा था उसके कुछ दिनों बाद। और उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे जो वर्कर्स थे वो फार्मिंग में क्या होता था कि फार्मिंग में कोई फिक्स सैलरी नहीं होता था उनका, अगर बोल सकते हो कि अगर प्रोडक्शन हुआ तो उनको पैसा मिला, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या करने लगे कि फार्मिंग से शिफ्ट होकर वो फैक्ट्रीज में इंडस्ट्री में काम करने जाने लगे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि वहाँ के पे जो है लोग कम हो गए और कुछ जो हैं लोग ट्रांसपोर्टेशन में भी इन्वॉल्व हो गए। अब देखो प्रोडक्ट्स को बेचना है तो ट्रांसपोर्टेशन में हो गए, या फिर आप बोल सकते हो कि और भी जो सेक्टर बने हैं उसमें चले गए, जैसे बैंकिंग, या फिर आप बोल सकते हो कि जो फैक्ट्रीज थे उस सब में चले गए। और वहाँ पे जाने के बाद क्या हुआ कि एग्रीकल्चर में लोग कम पड़ गए। ठीक है, मतलब सबसे पहले क्या बात करें कि सबसे पहले एग्रीकल्चर में ही सबसे ज़्यादा लोग थे और यही जो था वो जीडीपी में मोस्ट ऑफ द परसेंटेज फर्स्ट या बोल सकते हो प्राइमरी सेक्टर की था। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया कि ये जो है प्राइमरी सेक्टर वो इकोनॉमी में कम परसेंटेज आने लगा उसका, और जो सेकेंडरी सेक्टर था वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया इकोनॉमी के लिए। ठीक है, अब देखो कि यहाँ पे क्या था कि ये जो सेकेंडरी सेक्टर था इसमें जॉब प्रोवाइड कराया जा रहे थे इंडस्ट्रीज में या फिर बोल सकते हो फैक्ट्रीज में, और वहाँ पे लोगों को काम दिया जा रहा था। तो इसमें क्या हुआ कि जो प्राइमरी सेक्टर के बहुत सारे लोग वो सेकेंडरी सेक्टर में शिफ्ट हो गए, और अब जो था सेकेंडरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर से ज़्यादा एफिशिएंट या फिर बोल सकते हो ज़्यादा वैल्यू वाला बन गया और ज़्यादा इकोनॉमी में सपोर्ट करने लगा। अब देखो यहाँ पे कि यहाँ पे डिफरेंट इंडस्ट्री थे, जैसे कि कुछ इक्विपमेंट मेकिंग थे, मतलब जो एग्रीकल्चर के लिए बनाते हैं, फूड प्रोसेसिंग वाला कुछ था, कुछ टेक्सटाइल का था, कुछ और भी बहुत सारे फैक्ट्री लगाए हैं जिसमें लोग शिफ्ट होते गए। फिर क्या हुआ कि ये होने के कारण अब बहुत सारे फैक्ट्री बन गए, तो उसके सामान को क्या करना है कि बेचना है, मार्केट चाहिए, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, तो इसमें बहुत सारे सेल्समैन चाहिए। तो इस सब के लिए क्या हो गया, ये सब के लिए बहुत सारे और भी सेक्टर बन गए, जैसे टर्शियरी सेक्टर के कुछ और नए नए बोल सकते हो कि अलग अलग टाइप के जॉब क्रिएट होने लगा और उसमें लोग इन्वॉल्व होने लगे। जैसे आपका बैंकिंग था, फिर प्राइमरी टर्शियरी सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, या फिर प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर उसके लिए हेल्थ प्रॉब्लम, तो हॉस्पिटल में जो लोग डॉक्टर हैं उसके लिए, और उसके लिए एक अच्छे एजुकेशन को चाहिए था। जैसे बात करो कि टर्शियरी सेक्टर में काम करने के लिए, सेकेंडरी सेक्टर में काम करने के लिए क्या होता है कि अगर आप बोल सकते हो स्किल नहीं हो, आपके अंदर वो स्किल नहीं है काम कैसे करना है, तो इसके लिए पढ़ाई करनी होती है, और पढ़ाई करनी होती है तो पढ़ाई करने के लिए आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट लाना पड़ेगा। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी कुछ लोग लगेंगे, लोग पढ़ाएंगे, तो वो जो है क्या हो गया कि अब जो है प्राइमरी सेक्टर से लोग सेकेंडरी एंड टर्शियरी की तरफ मूव करने लगे। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जो प्राइमरी सेक्टर था वो पहले से कमज़ोर हो गया, और जो सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर था वो जीडीपी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने लगा, या फिर बोल सकते हो इकोनॉमी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने लगा। अगर बात करें हम लोग अभी का, तो अभी मतलब 75% जो है वो प्राइमरी को छोड़कर सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर है वो कंट्रीब्यूट करते हैं जीडीपी में। मतलब जो भी जीडीपी है हमारा या फिर इकोनॉमी है उसका जो मोस्ट ऑफ द वैल्यू है, मोस्ट ऑफ द पैसा है, वो कहाँ से आता है, वो सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर से। और प्राइमरी सेक्टर से कितना आता है, लगभग 25%, मतलब 1/4। अब यहाँ ध्यान दोगे कि यहाँ पे लोग जो हैं वो प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा लगे हुए हैं, 50% लोग लगे हुए हैं, लेकिन वहाँ से क्या हो रहा है, प्रोडक्शन कम हो रहा है। अब ऐसा क्यों कम हो रहा है तो इसका बात हम लोग बाद में करेंगे। एक और लास्ट पॉइंट इसको हम लोग देख लेते हैं। बोलते हैं सर्विस सेक्टर हैज बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर इन टर्म ऑफ टोटल प्रोडक्शन एंड द स्टार्टेड एम्प्लॉइंग मोर पीपल। बोलता है क्या कि जो अब जो है अभी के टाइम में जो टर्शियरी सेक्टर है, जो लास्ट वाला जो हम बात कर रहे हैं कि सर्विस सेक्टर, जिसको टर्शियरी सेक्टर भी बोलते हैं हम लोग, ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि ये जो है बहुत सारे लोगों को जॉब प्रोवाइड कर रहा है और वहाँ से लोग अपना लाइवलीहुड या फिर आजीविका चला रहे हैं। अब बात करेंगे कि जो कंट्रीब्यूशन है उस जीडीपी में, वो हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, यहाँ पर मैंने आपको मेंशन किया है पॉइंट बनाकर। देखो तो अगर हम बात करें कि 1974 तक देखो आप, ठीक है, तो वहाँ पे क्या था कि प्राइमरी सेक्टर जो था वो डोमिनेंट सेक्टर था। मतलब जीडीपी में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो कंट्रीब्यूशन होता था किसका होता था, प्राइमरी सेक्टर। मतलब प्राइमरी सेक्टर जो है वो ज़्यादा रुपया
कंट्रीब्यूट करता था, मतलब सहयोग करता था जीडीपी में। कब? तो यहाँ पे 1973-74 का एक रिपोर्ट है उसमें। लेकिन अगर हम बात करें कि 2013-14 का जो लास्ट रिपोर्ट है उसमें जो टर्शियरी सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करता है। और अगर बात करें कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों है, तो ऐसा हमने बात कर लिया कि बहुत सारे लोग जो हैं वो थोड़ा आराम चाहने लगे हैं और क्या था कि अच्छा जॉब सिक्योरिटी चाहने लगे, तो उसके वजह से वो सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर में मूव करने लगे। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे हैं केस कि वो क्या क्या चीज़ें हैं जिस पे वो लोग प्राइमरी सेक्टर को छोड़कर टर्शियरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर में आने लगे। तो यहाँ पे कुछ केस देखेंगे, उसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे है कि फैक्टर्स बिहाइंड द शिफ्ट इन कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। मतलब पहले प्राइमरी सेक्टर जो था उसमें लोग ज़्यादा काम करते थे, वो ज़्यादा हमारा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करता था, लेकिन अब जो है वो टर्शियरी करता है। ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसे होने के पीछे कुछ पॉइंट हमने यहाँ पे मेंशन किया है। तो सबसे पहले देखो कि जब डेवलपमेंट होता है, किसी भी कंट्री अंडर डेवलपिंग है और डेवलपिंग हो रहा है, डेवलप की तरफ बढ़ रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो एग्रीकल्चरल से लोग इंडस्ट्रियल में शिफ्ट होते हैं। ठीक है, आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आप याद करेंगे कि सबसे पहले जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था, और वहाँ पे कैसे लोग एग्रीकल्चर से फिर शिफ्ट हुए थे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कुछ पॉइंट है कि द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री एंड लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विस सच एज ट्रांसपोर्ट रेट एंड स्टोरेज एंड बैंकिंग। सुनो, अब क्या है कि देखो जैसे कि एग्रीकल्चर हुआ, एग्रीकल्चर में कुछ प्रोडक्ट हुए, मतलब कुछ हमारे खेती किया गया। जैसे हम लोग गेहूं का बात किए थे, कॉटन का बात करते हैं, तो मान ले एक एग्जाम्पल है तो हम लोग गेहूं। अब गेहूं जो है बहुत ज़्यादा में प्रोडक्शन हुआ, तो गेहूं को एक जगह प्रोड्यूस हुआ, तो उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए हमको ट्रांसपोर्ट चाहिए। ठीक है, उसको बेचने के लिए मार्केट चाहिए, उसको स्टोर करने के लिए जगह चाहिए। तो ये सब चीज़ जो है, और जो भी पैसा आया उसका आदान प्रदान या फिर इधर उधर करने के लिए हम लोग बैंक का ज़रूरत होता है। यहाँ पे और भी संस्था है हमारे देश में, जैसे कि आपका रेलवेज है, ये सब चीज़ जो है वो काम करती है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो डेवलपमेंट में कुछ ना ट्रांसपोर्ट में लग गए हैं, कुछ ट्रेड में लगे हैं, कुछ स्टोरेज बैंकिंग ये सब में लगे हैं। अब यहाँ पे रोड बनेगा, एक बार सुनो कि ट्रांसपोर्टर के लिए रोड चाहिए। अब रोड में भी काम करना है, काम होगा तो वहाँ पे भी लोग चाहिए, तो उसमें भी कुछ लोग लग गए। अब फिर अगर बात करें कि ट्रेड करना है, मार्केट बनाना है, मार्केट में भी उसको बेचने के लिए लोग चाहिए, तो ये भी आपका हो गया। अब देखो कि कुछ अनाज को स्टोर रखना है, तो उसको स्टोर करने के लिए कुछ मजदूर चाहिए, तो स्टोरेज में लग गए हैं। और फिर बैंकिंग है आपका, रेलवेज भी हो सकता है। तो इस तरह से लोग प्राइमरी सेक्टर से टर्शियरी सेक्टर में मूव करके, देखो यहाँ पे ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, बैंकिंग, ये सारे जो है टर्शियरी सेक्टर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, और वो है आपका नेक्स्ट पॉइंट कि द ग्रेटर डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर मोर वुड बी द डिमांड फॉर सच सर्विसेज। बोलता है क्या? सुनो यहाँ पे एक और पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द ग्रेटर डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर मोर वुड बी द डिमांड फॉर द सच सर्विसेज। अगर हम बात करें कि प्राइमरी सेक्टर में डेवलपमेंट हो रहा है, सेकेंडरी सेक्टर में डेवलपमेंट हो रहा है, तो क्या होगा कि सर्विस सेक्टर में भी डिमांड ऑब्वियसली है कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? तो हमने बात किया कि जैसे देखो ज़्यादा एग्रीकल्चर में प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो उसको बेचने के लिए, उसको कैरी करने के लिए ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन, मार्केट चाहिए। अब मार्केट चाहिए तो ज़्यादा लोग चाहिए, और ज़्यादा लोग से होंगे तो क्या होगा कि टर्शियरी सेक्टर में जो नंबर है वो वर्कर्स का वो बढ़ेगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि अगर प्राइमरी सेक्टर में भी कोई चेंज आता है तो इसका मतलब वो टर्शियरी सेक्टर को भी इफेक्ट करता है, उसमें भी क्या होता है कि नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, और नेक्स्ट है एक क्वेश्चन हमारा कि वेयर आर द मोस्ट पीपल एम्प्लॉयड। अब बात करेंगे कि जो लोग हैं मेनली वो कहाँ पे ज़्यादा एम्प्लॉयड हैं, कहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, और किस सेक्टर से हमको क्या जीडीपी में कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, क्या जीडीपी मिल रहा है। ठीक है, या फिर क्या हमको पैसे मिल रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ से फिर से वही बात आ रहा है जब हम लोग बात करेंगे 73-74 का। तो अगर हम बात करें कि जो 73-74 का डेटा है उसके अनुसार हमारा जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो प्राइमरी सेक्टर का लगभग 40% है। ठीक है, मतलब 40% जो कंट्रीब्यूशन है वो जीडीपी में कब 1973-74 में कहाँ से आता था? प्राइमरी सेक्टर से। मतलब जितना भी हमारे पैसा आता था देश में वो 40% कहाँ से आता था? एग्रीकल्चर से आता था, प्राइमरी सेक्टर से। ठीक है,
फिर क्या हुआ कि सेकेंडरी सेक्टर से कितना आता था उस टाइम, तो उसमें 12% आता था ओनली, और जो टर्शियरी सेक्टर था उससे हमारा 48% आता था। ठीक है, ये कब का डेटा है, ये जो डेटा है हमारा 1973-4 का है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें थोड़ा सा और, आप देखो कि अगर यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज का बात करेंगे हम लोग, बोलता है कि एम्प्लॉयमेंट परसेंट ड्यूरिंग द 1972 एंड 1973 74% पीपल ऑफ इंडिया आर एंगेज इन प्राइमरी सेक्टर। अगर हम बात करें कि इस डेटा को लो आप, तो यहाँ पे इंडिया में 74% जो लोग थे, 74% लोग वो कहाँ पे इंगेज थे, वो प्राइमरी सेक्टर पे इंगेज थे। ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो मात्र 15% ही लोग थे वो टर्शियरी सेक्टर में इन्वॉल्व थे। तो इसका मतलब है कि जो प्राइमरी सेक्टर था उसमें जो लोग पहले एम्प्लॉयड थे बहुत ज़्यादा थे। कितना परसेंट, 74%। और जो टर्शियरी सेक्टर में कितने लोग थे, वो थे सिर्फ 15%, और बाकी जो बचा वो आपका सेकेंडरी सेक्टर में हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे कि इसीलिए जो ज़्यादा लोग थे तो वहाँ पे प्रोडक्ट जो था ज़्यादा होता था, तो ये जो था आपका जीडीपी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन होता था आपका प्राइमरी सेक्टर का। लेकिन हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जैसे जैसे टाइम बीतते जाता है तब क्या होता है कि 2013-14 का जो रिपोर्ट है उसमें अगर आप देखोगे आप टर्शियरी सेक्टर का, तो वो जो है टर्शियरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़कर कितना हो गया, 67%। मतलब 67% जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो हमारा कौन करता है, टर्शियरी सेक्टर, और प्राइमरी सेक्टर का मात्र जो है वो 12% रह गया है। पहले 40% करता था और वहाँ पे लोग भी बहुत ज़्यादा लगते थे। अभी भी क्या है कि लगभग 50% जो है वो प्राइमरी सेक्टर में ही लोग इंगेज है। और अब अगर बात करेंगे हम लोग कि प्राइमरी सेक्टर जो है वो अभी भी हमारे देश का सबसे बड़ा लार्जेस्ट बोल सकते हो एम्प्लॉयर है। कब का ये डेटा है, तो ये आप डेटा है आपका 2011-12 का। 2011-12 के डेटा के अनुसार आप बोल सकते हो कि क्या था कि जो प्राइमरी सेक्टर है वो अभी भी एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयर है। मतलब सबसे ज़्यादा जो लोग काम करते हैं वो आपके प्राइमरी सेक्टर में ही काम करते हैं। चलो, तो ये आपको समझ में आ गया होगा आई होप। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं क्या कि अब यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर में जो लोग इन्वॉल्व हैं वो बहुत ज़्यादा क्यों हैं। ठीक है, तो समझो कि क्या है कि प्राइमरी सेक्टर में जैसे कि कुछ लोग हैं जो कि काम करते हैं और वहाँ पे जो नंबर ऑफ पर्सन है वो ज़्यादा है। ज़्यादा कैसे है, तो समझ लो कि एक एग्जांपल दी आपके एनसीईआरटी में, और एक औरत है जिसका नाम है लक्ष्मी, और वो लक्ष्मी के पास 2 हेक्टेयर का ज़मीन है। 2 हेक्टेयर का ज़मीन है और उस पर 5 लोग काम करते हैं। अब सुनो कि 2 हेक्टेयर की ज़मीन में 5 लोग काम करते हैं, जबकि 2 हेक्टेयर की ज़मीन को अगर 2 लोग भी काम करते हैं तो उनका काम चल जाता। तो यहाँ पे क्या है कि 3 लोग के पास कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है, इसीलिए वो भी उसी में काम करते हैं। मतलब जो अपना पूरा जो उनका इफ़िशियंसी है, जो पूरा एफर्ट है, पूरा लेबर एफर्ट है, जितना वो काम कर सकते हैं उतना नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि उनके पास और एक्स्ट्रा काम नहीं है। तो क्या होगा कि उसी को जो 2 लोग का काम है उसी को 5 लोग मिलकर कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है, ये जो कंडीशन है, इसको हम लोग बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब सुन लो कि अगर वहाँ पे क्या होगा कि अगर कोई और है या फिर एक और गांव में आदमी है जिसका नाम सुखराम है। ठीक है, वो क्या करता है कि 2 लोग को, जो लक्ष्मी है उसके घर के 2 लोगों को अपने घर काम पे ले जाता है, और काम पे ले जाने के बाद उसको कुछ पैसे देते हैं, और जो लक्ष्मी का काम था वो 3 लोग ने ही कर दिया और 2 लोग का एक्स्ट्रा इनकम भी हो गया। इसका मतलब कि 2 लोग की यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी, वो वहाँ पे फिर भी काम कर रहे थे। तो इस टाइप के कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, या इसी को हम लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। तो देखो, डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट का एक छोटा सा डिफिनेशन है, मतलब मोर पीपल एंगेज इन एग्रीकल्चर देन नेसेसिटी। जितना लोग हैं उससे ज़्यादा वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये सिर्फ एग्रीकल्चर में ही नहीं हो सकता है, ये आपके फैक्ट्री में भी हो सकते हैं, टर्शियरी सेक्टर में भी हो सकते हैं। जैसे बात कर रहे हैं हम लोग कि कोई सेक्टर है, जैसे कि टीचिंग लाइन है, ठीक है, एक स्कूल है, और वहाँ पे क्या है कि उतने टीचर की ज़रूरत नहीं है जितना स्कूल ने रख लिया है। अब क्या है कि जो वहाँ पे टीचर, वहाँ मान लो 10 टीचर का ज़रूरत है और टीचर स्कूल ने 15 टीचर रखे हुए हैं, इसका मतलब कि वो 5 टीचर भी है उसी में काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वो 5 नहीं रहेंगे तो भी उनका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है इस टाइप की चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं,
अंडर एम्प्लॉयमेंट, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब सुनो कि इसमें एक और पॉइंट है कि यहाँ पे बोलता है कि ये जो है कि काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट, अभी हमने बात किया कि ये अंडर एम्प्लॉयमेंट है। अब बोल सकते हो क्या क्या कि दिस काइंड ऑफ unemployment is hidden in the contrast to someone who does not have the job and clearly visible as the unemployed. It is also called disguised employment। बोलता है क्या कि ये जो एम्प्लॉयमेंट है वो ऐसा एम्प्लॉयमेंट है कि यहाँ पे लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं लेकिन वो हिडन होता है, वो दिखता नहीं है। दिखता नहीं है कैसे, तो समझो कि 5 लोग हैं वहाँ पे और मान लो तो 2 ही लोग का काम या 3 ही लोग का काम है, तो 2 लोग तो बेरोजगार ही है ना, उसी काम को वो सब लोग मिलकर कर रहे हैं। तो ये जो है वो आपको दिखता नहीं है एम्प्लॉयमेंट, इसको हम लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। ठीक है, चलो अब बात करें कि यहाँ पे लोग जो हैं, ये जो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत सारे सेक्टर में हो सकता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी किसी में हो सकता है। ठीक है, अब देखो कि यहाँ पे अगर बात करेंगे हम लोग कि यहाँ पे लोग अनएम्प्लॉयड हैं तो आखिर इनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाए कैसे। ठीक है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स, तो हम लोग को पहले तो देखते हैं कि कैसे इनको एम्प्लॉयड किया जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट, रोजगार दिया जाए ताकि वो अपना जीवन अच्छे से चला सकें। तो पहला जो है यहाँ पे वो है ग्रांटिंग लोन एट लोअर इंटरेस्ट। सबसे पहले एग्रीकल्चर के लिए या फिर कुछ काम करने के लिए लोगों को क्या दिया जाए, लोन दिया जाए। और लोन क्या है, वो कब सबसे कम रेट पे दिया जाए। ठीक है, इससे क्या होगा कि उन जो लोग हैं वो लोन लेंगे और अपना अपना कुछ बिजनेस या फार्मिंग जो भी करना होगा वो करेंगे और अपने आप को एम्प्लॉयड रखेंगे, या फिर बोल सकते हो अपने लिए कुछ कमा सकेंगे। दूसरी बात है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज बिल्डिंग, डैम्स एंड सुटेबल प्लेस। देखो यहाँ पे अब क्या है कि कुछ हम लोग बिल्डिंग बना सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, जैसे कि डैम वगैरह बना सकते हैं। उसमें डैम बनाएंगे हम लोग, तो डैम बनाने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होगी, और ज़रूरत होगी तो बहुत सारे लोगों को काम मिलेगा। तो यहाँ पे ऐसे भी लोग एम्प्लॉयमेंट होंगे। थोड़ा सा एक कहानी और मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि देख लो, जैसे लक्ष्मी थी जिसके पास 2 हेक्टेयर की ज़मीन था, और ये जो लक्ष्मी थी वो टोटली डिपेंडेंट थी रेन पे। बारिश होती थी तो इनका खेती होता था, और बारिश नहीं होती तो इनका खेती नहीं होता था। अगर हम बात करें कि वहाँ पे कुछ हम लोग सुविधा दे दें, जैसे कि एग्रीकल्चर सुविधाएं दे दें, तो क्या होगा कि वो जो है वो साल भर में एक और एक्स्ट्रा फसल कर सकती है। अगर वो बारिश एक बार होती है तो एक फसल तैयार करती है, अगर उसको प्रॉपर पानी मिल जाए तो वो क्या कर देगी कि उसको डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, और वहाँ पे क्या होगा कि वो एक से ज़्यादा फसल कर पाएगी। एक से ज़्यादा फसल कर पाएगी, इसका मतलब उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा। अब देखो प्रोडक्शन बढ़ेगा, इसका मतलब कि उसको बेचने के लिए लोग ज़्यादा चाहिए होंगे। ठीक है, उसको बेचने के लिए लोग ज़्यादा चाहिए, वो बेचेगी तो ज़्यादा लोगों को बेचेगी, और ज़्यादा जो मटेरियल होगा वो ज़्यादा जाएगा मार्केट में, और ज़्यादा मार्केट में जाएगा तो वो ज़्यादा देर तक उसको बेच पाएगा। कोई भी जो व्यापारी होगा, वेंडर होगा, उसको बेच पाएगा, और उससे क्या होगा कि वो ज़्यादा दिन तक कमा सकता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे भी अगर हम लोग एक सुविधा बढ़ा दें, ऐसा तो मैंने एक किसान का बात किया, अगर ऐसे लाखों किसान होंगे तो वो और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे देखो, जैसे उसको पानी मिला तो उसका काम बढ़ गया। क्यों काम बढ़ गया? क्योंकि वो 1-2 फसल और एक्स्ट्रा कर ले रही है, और 5 लोग को पूरा काम मिल रहा है, प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। हो सकता है कि उसको और ज़्यादा काम पड़ जाए और वो उसको 2 और मजदूर रखने पड़े, तो ऐसा भी हो सकता है। तो 2 एक्स्ट्रा मजदूर को काम मिला। तो इस टाइप से अगर हम लोग इक्विपमेंट या फिर हम लोग फैसिलिटीज़ बढ़ाते हैं तो वहाँ पे भी वर्क जनरेट होता है। दूसरी बात कि अगर इसको जो बनाना है, इसको वाटर देना है, इरिगेशन सिस्टम देना है, उसके लिए डैम बनाया जाए। ठीक है, तो डैम बनेगा तो बहुत सारे लोग उसको डैम बनाने में लगेंगे, और जितने भी लोग डैम बनाएंगे उनको काम मिल जाएगा, और इससे वो एम्प्लॉयड हो जाएंगे। फिर अगर बात करें हम लोग नेक्स्ट, तो बोलता है कि इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज सिस्टम। अब सुन लो क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज सिस्टम को इफिशिएंट बनाएंगे, मतलब उसको और पावरफुल बनाएंगे। जैसे देखते हैं कि अगर ये जो लक्ष्मी थी वो अगर अपने प्रोडक्ट को बाईसाइकिल से लेकर जाती है बाज़ार में, तो उसको काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है और बहुत सारा सामान जा भी जाता है। अगर लेकिन उसको हम लोग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा देंगे तो वो अपने काम को इफिशिएंट बना लेगी। उसको एक तो जो ट्रांसपोर्ट से ले जाएगा उसको एक काम मिलेगा, और दूसरी बात है कि उसका टाइम बचेगा लक्ष्मी का, और वो कुछ एक्स्ट्रा काम कर सकेगी।
नहीं तो अगर वही एग्रीकल्चर को भी देखना है, उसी को बेचने भी जाना है, तो उसमें प्रॉब्लम होगा। तो ट्रांसपोर्टेशन को एक यहाँ पे काम मिला। फिर दूसरा है कि उसका बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट हो गया, तो वो आप देखोगे कि जब किसी चीज़ का सीजन होता है, ठीक है, जिस चीज़ का मौसम होता है वो चीज़ जो है उस टाइम में सस्ता मिलता है। जैसे आलू का बात करें तो आलू 10 रुपये केजी मिलता है हम लोग के जनवरी फरवरी में, ठीक है, क्योंकि उस टाइम आलू का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन वही अगर हम लोग 4 महीने बाद का बात करें तो आलू का जो प्राइस है वो बढ़ जाता है। तो इसका मतलब कि अगर आलू को उसी टाइम वो ना बेचकर कुछ दिन रख कर बेचें तो ज़्यादा पैसा कमा सकती है। तो उसके लिए एक प्रॉपर कोल्ड स्टोरेज का ज़रूरत होगा, एक स्टोरेज का ज़रूरत होगा, और ये स्टोरेज होगा तो वो अपने प्रोडक्ट का अच्छे पैसे ले सकती है, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा, तो यहाँ पर रखने वाला एक उसको भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। फिर अगर बात करें कि प्रोमोटिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सच एज मिल्स एंड हनी कलेक्शन सेंटर, बोलता है क्या, हम लोग छोटे इंडस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग डेयरी फार्म को, पोल्ट्री फार्म, या फिर हम लोग सेरिकल्चर, मिल्क प्रोडक्शन या फिर हनी प्रोडक्शन को हम लोग बढ़ावा दे सकते हैं। उसके लिए कुछ लोन दे सकते हैं जिससे लोग उसमें इन्वॉल्व हों और अपना कुछ कमा सकें। फिर अगर बात करें कि और क्या हो सकता है, तो और हम लोग कर सकते हैं कि एम्फेसिस ऑन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर, बोलता है क्या कि हम लोग को उस चीज़ पर एजुकेशन और ट्रेनिंग सेंटर पे जोर देना होगा। अगर हम लोग एजुकेशन और ट्रेनिंग सेंटर को अच्छा बनाएंगे तो स्किल लेबर होंगे, स्किल लोग होंगे, और स्किल लोग होंगे तो अच्छे से काम करेंगे, अच्छा से काम करेंगे तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होगा और लोग की इनकम भी ज़्यादा होगी। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, और नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द पोटेंशियल ऑफ एन एरिया, फॉर एग्जाम्पल एरिया कैन बी डेवलप एज ए टूरिस्ट साइट, बोलता है क्या। अब हमको कुछ और देखना है, जैसे कि कहीं पे नदी है तो वहाँ पे हमने क्या बना दिया, डैम बना दिया, वहाँ से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर कि नदी का जो सीन है वो खूबसूरत है तो उसको आप एक टूरिस्ट पैलेस भी बोल सकते हैं, टूरिस्ट प्लेस घोषित कर सकते हैं और टूरिस्ट साइट घोषित कर सकते हैं। और इसमें क्या होगा कि लोग जो हैं वहाँ पे जाएंगे और जाएंगे, घूमेंगे, देखेंगे, एंजॉय करेंगे, तो वहाँ के आसपास के जो लोग होंगे उनको कुछ काम मिलेगा। काम कैसे मिलेगा, तो जैसे लोग आएंगे तो वहाँ पे रहने के लिए कुछ लॉज चाहिए तो वो काम मिला, खाने के लिए खाना चाहिए तो होटल वाले को काम मिला, फ़ोटो खिंचवाने के लिए कैमरा चाहिए तो कुछ फोटोग्राफर को काम मिला। तो इस टाइप से काम मिल सकता है अगर हम लोग टूरिस्ट साइट को भी डेवलप कर देंगे। अभी हमारे जो इंडिया में है वो टूरिस्ट साइट को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। जैसे अभी एक स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया था इसी चीज़ को लेकर, इसमें भी कि इतना कमाई होगा, तो इस टाइप का चीज़ हो सकता है। और फिर अगर बात करें कि गवर्नमेंट के वेलफेयर स्कीम्स जो हैं वो लोगों तक तो पहुंचाया जाए, ठीक है। जैसे हम बात करें कि गवर्नमेंट क्या करती है, पंप देती है, पंप लगवा दिया जाए फार्म के पास, या फिर इलेक्ट्रिसिटी दे दिया जाए, या बिल्डिंग दे दिया हॉस्पिटल्स के लिए। तो ये सब चीज़ें हम लोग करके एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। अब देखेंगे कि जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है उसके लिए एक गवर्नमेंट ने अहम फैसला लिया था, एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया था जिसका नाम था नरेगा, ठीक है। बाद में ये मनरेगा हो गया, मतलब MG बाद में लग गया, महात्मा गांधी लगा दिया गया। इसका जो फुल फॉर्म होता है मनरेगा का वो होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। तो ये जो है, ये जो योजना था, ये जो आपका स्कीम था वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था, इंडिया में एक लॉ बनाया गया था, ठीक है। और ये जो लॉ था वो सबसे पहले 625 डिस्ट्रिक्ट में इसको लागू करवाया गया, ठीक है। और इसको क्या कहा गया, तो इसका नाम दिया गया कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, ठीक है। अब ये जो एक्ट था इसको मनरेगा 2005 के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे हमने आपको हाईलाइट करके दिखाया, आप देख सकते हो यहाँ पे मनरेगा 2005। और इसके तहत क्या होता है कि ये जो एक्ट था इसमें एक्चुअली है क्या, इस क्या देता था एक्ट, ठीक है। ये नियम क्यों बनाया गया, तो ये नियम के अंदर अगर बात करोगे तो जितने भी रूरल एरिया के लोग हैं, ठीक है, उनको काम नहीं मिलता है, ठीक है, उनको कुछ दिन काम मिलता है, कुछ दिन नहीं काम मिलता है। तो यहाँ पे क्या है कि इन्होंने एक 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट देने की बात की। यहाँ पे हमने हाईलाइट किया, देख सकते हैं आप कि ये क्या करता है, गारंटेड द 100 डेज एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो 100 दिन काम उसको देती है जो भी मनरेगा के अंतर्गत रजिस्टर्ड आपका लेबर होंगे उनके लिए, या वर्कर होंगे, तो उनको 100 दिन का काम देंगे, कौन, गवर्नमेंट देगी, ठीक है। अगर वो काम नहीं दे पाती है तो 100 दिन का जो भी पेमेंट होता है, जो सैलरी होता है वो गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट देगी।
और नेक्स्ट है यहाँ पे कि इफ़ द गवर्नमेंट फेल्स टू ड्यूटी प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयड अलाउंस टू द पीपल। बोलता है क्या, यहाँ पे सुन लो कि अगर गवर्नमेंट नहीं देती है तो उसको पैसा देना होगा ये एक्ट के थ्रू, और ये काफ़ी अच्छा एक्ट था और अभी भी चल रहा है। फिर देखो यहाँ पे ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो यहाँ पे फिर से सुन लो दो एक और आप देख सकते हो कि एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम एनसीईआरटी से इसको हम समझने के लिए कि ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है। तो एनसीईआरटी में आपका एग्जाम्पल दिया है, एक कांता है और एक कमल है, ठीक है। जो कांता है वो एक लेडी है और बोल सकते हो कि वो दूसरों के घर में काम करती है, दूसरों के घर में काम करती है, कोई फैक्ट्री में काम करती है। आप ऐसा समझ सकते हो कि एक लेडी है कांता जिसका नाम है, जो कि एक फैक्ट्री में काम करती है, और फैक्ट्री में काम करती है तो उसको फैक्ट्री में काम करने का कोई भी टाइम टेबल नहीं है, मतलब उसको काम करवाया जाता है, कभी कभी ज़्यादा ज़रूरत होता है तो ज़्यादा काम करवाना पड़ता है या करना पड़ता है उसको, उसके बदले में उसको एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलते हैं। अब क्या है कि जिस दिन छुट्टी होती है उसकी पैसे भी नहीं मिलते हैं, अगर वो बीमार हो जाए, अगर वो फैक्ट्री नहीं जाए तो उसके पैसे भी काट लिए जाते हैं। मतलब कि वहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर है वो वहाँ पे वो काम करती है, ठीक है। अब बात करेंगे कि यहाँ पे देखो, और वहाँ पे कोई भी लेबर लॉ नहीं है। लेबर लॉ मतलब कि कितना काम करना है, कितना सैलरी, ये सब कुछ नहीं है। लेकिन दूसरा एक है कमल, जो कि एक गवर्नमेंट जॉब करता है। उसमें क्या है कि उसका टाइम फिक्स है, 8 से वो 4 तक काम करता है। अब 8 से 4 के बाद उसके बाद पेड हॉलीडे है, अगर उसको संडे को छुट्टी मिलता है, और जो भी फेस्टिवल होता है उसमें भी छुट्टी मिलता है, और उसके भी पैसे उसको काटे जाते हैं। इसके अलावा क्या है कि उसकी नौकरी कभी जा नहीं सकती है, और दूसरी बात है कि वो जो है छुट्टी भी ले सकता है अगर उसको कुछ इमरजेंसी काम पड़ता है तो। उसके अलावा उसको डीए दिया जाता है, ठीक है, मतलब कि महंगाई भत्ता दिया जाता है, हाउस अलाउंस दिया जाता है, मतलब रहने के खर्चा दिया जाता है, मेडिकल अलाउंस दिया जाता है, मतलब कि अगर वो बीमार पड़ जाता है तो उसके लिए उसको कुछ सपोर्ट दिया जाता है। तो इस टाइप की चीज़ें उसके साथ है, मतलब वो, और उसका जॉब जाने वाला नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि एक के पास जॉब सिक्योरिटी नहीं है, उसको कब तक काम मिलेगा, अगर काम नहीं मिला तो हटा दिया जाएगा। दूसरी बात है कि उसका कोई काम टाइम नहीं है, मतलब काम टाइम बोल सकते हैं कि वर्किंग आवर नहीं है, और बोल सकते हैं कि वहाँ पे जो सैलरी है वो बहुत कम है। तो यहाँ पे जो भी सेक्टर है जो कि रजिस्टर्ड होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा या फिर गवर्नमेंट का होते हैं और गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। तो जिसमें जितना भी आपके गवर्नमेंट वाले चीज़ होंगे वो आपके ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाएंगे। और दूसरा जो है आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर, मतलब इसमें प्राइवेट सेक्टर होते हैं, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर जैसे क्या, जैसे कि आप उसमें कोई भी लेबर लॉ नहीं है, आपको कितना काम करना है ये सब, तो वो आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर अगर बात करेंगे वर्कर्स इन ऑर्गेनाइज सेक्टर एंजॉय द सिक्योरिटी। अब देखो ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या क्या हमको मिलता है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर आर द रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड दे हैव द फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन, वाइल अनऑर्गेनाइज सेक्टर आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। बोलता है क्या कि यहाँ पे रूल रेगुलेशन जो होते हैं वो गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइज सेक्टर में फॉलो किया जाता है, लेकिन यहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं है, उनके गवर्नमेंट के कंट्रोल से ज़्यादा बाहर होता है। फिर दूसरा अगर बात करें हम लोग दूसरे पॉइंट का, तो बोलते हैं क्या कि जो वर्कर्स है ऑर्गेनाइज सेक्टर में वो इंजॉय करता है सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब उनकी नौकरी कभी नहीं जा सकती है। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है कि वहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी, देयर इज नो सिक्योरिटी ऑफ जॉब, वहाँ जॉब का कोई सिक्योरिटी नहीं होता है और उनकी नौकरी कभी भी जा सकती है। और तीसरा आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर, और ये जो ऑर्गेनाइज सेक्टर आर द एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली द फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर्स, वाइल द अनऑर्गेनाइज सेक्टर देयर इज नो पे। वही बात लिखा गया जो हमने पहले बात किया कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपका फिक्स टाइम होता है काम करने का, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई भी नो पे फॉर एनी ओवर टाइम। अगर एक्स्ट्रा काम किया जाए तो उसके लिए कोई भी पैसा नहीं मिलता है, लेकिन आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में एक्स्ट्रा काम करते हैं तो उसके लिए भी आपको पैसे मिलते हैं। फिर आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स गेट द पेड लीव, यहाँ पे इनको पेड हॉलीडेज मिलते हैं, पेमेंट मिलता है हॉलीडे का भी, और इसके अलावा कुछ और भी फंड दिए जाते हैं इनको, जैसे प्रोविडेंट फंड, ग्रेट्युटी, मेडिकल बेनिफिट्स, ये सब दिए जाते हैं। इसके अलावा इनको अगर रिटायर्ड होते हैं तो इनको पेंशन का भी चीज़ें हैं जो पेंशन दी जाती है, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में यह ऐसा कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। फिर अगर बात करो कि यहाँ पे एग्जांपल लो ऑर्गेनाइज सेक्टर का, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बैंक, ये सब जो हैं आपके क्या हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर के हैं। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या आ गए आपके होम ट्यूटर्स हो गए हैं, मतलब जो घर पे ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हैं, पर्सन जो काम करते हैं छोटे और जनरल स्टोर में या फिर कोई फैक्ट्रीज में छोटे मोटे में, वो जो हो गए आपके क्या हो गए, तो वो जो हो गए आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो गए, और इनका जॉब कभी भी जा सकता है। इसीलिए लोग क्या करते हैं आज के ज़माने में
कि गवर्नमेंट जॉब लो। गवर्नमेंट जॉब में क्या है कि बहुत सारे फैसिलिटीज़ हैं, पैसा हो सकता है लिमिटेड है, लेकिन वहाँ पे क्या है कि आप बोल सकते हो बहुत सारी चीज़ें इंजॉय कर सकते हो। चलो नेक्स्ट देखो, अब क्लासिफिकेशन ऑफ हमने देखो यहाँ पे दो सेक्टर देख लिया, किस चीज़ में, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब जो हमको देखना है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ठीक है। तो अगर बात करें इकोनॉमिकल एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, तो ऑनरशिप के आधार पर दो टाइप के सेक्टर होते हैं। तो यहाँ पे बोला है क्या कि द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इनटू सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ हु ऑन द एसेट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरी ऑफ सर्विस। बोलता है क्या कि प्राइवेट और पब्लिक होते हैं दो सेक्टर, किस चीज़ पे, ऑनरशिप के बेसिस पे। तो पहला देखो कि प्राइवेट सेक्टर क्या होता है। तो प्राइवेट सेक्टर जो होता है कि बोलता है क्या कि द गवर्नमेंट ऑन द मोस्ट ऑफ द एसेट एंड प्रोवाइड ऑल द सर्विसेज। बोलता है क्या कि जो भी चीज़ें हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा उस पर नियंत्रण किया जाता है या गवर्नमेंट का अधिकार होता है, उसको हम लोग प्राइवेट सेक्टर बोलते हैं। और जो पब्लिक सेक्टर है उसमें क्या होता है, इसमें एग्जांपल देख लो, क्या है आपका, रेलवे है, पोस्ट ऑफिस है, ये सब गवर्नमेंट का अंडर है, ये आपका प्राइवेट सेक्टर है। लेकिन अगर बात करें कि जो पब्लिक सेक्टर है, ठीक है, जो किसी खास कंपनी का, इसमें उल्टा हो गया क्या, चलो आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो जो पब्लिक सेक्टर है वो क्या कि इसमें जो ऑनरशिप होता है किसी खास पर्टिकुलर इंसान का होता है और वो उसको अपने हिसाब से चलाता है, मतलब एक प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर, ठीक है। तो ये था आपका प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। अगर एग्जाम्पल लो आप, तो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर में तो यहाँ देखो कि जो टाटा आयरन कंपनी है, टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसको हम लोग शॉर्ट में टिस्को बोलते हैं, ये जो एक एग्जाम्पल है किस चीज़ का, तो पब्लिक सेक्टर का। और आप रिलायंस ले सकते हो, जियो ले सकते हो, जो भी आपके प्राइवेट हैं यहाँ पे, वो सारे पब्लिक सेक्टर का एग्जाम्पल है। तो ये था आपका चैप्टर, इतना ही, और आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर द डे, हैव अ गुड डे।